माँ, मैं माया नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। तू जानता है ना कि हमारे घर में लव मैरिज अलाउ नहीं है, पर अगर फिर भी तुझे उस लड़की के साथ रहना है तो तुझे मुझे छोड़ना होगा। दीपक माया से बहुत प्यार करता था और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी माँ और घर को छोड़कर माया से शादी कर लेता है और सुमित्रा अपने छोटे बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा देती है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। गोलू बेटा, वो देख रहे हो, वो घर तुम्हारी दादी का है। तुम जब भी अपनी दादी से मिलो तो उनका आशीर्वाद जरूर लेना। पापा, ऐसे नहीं हो सकता कि हम इस न्यू ईयर दादी के पास चले जाएं। नहीं बेटा। इतना बोलकर दीपक गोलू को स्कूल छोड़कर घर आता है, जहां वो देखता है कि माया ने सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाई है। तुमने मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया है, ये तो मेरी माँ का फेवरेट है। अगर माँ आज हमारे यहाँ साथ होती तो कितना अच्छा होता। मैं जानती हूँ कि ये माँ जी का फेवरेट है। आप मुझे माँ जी के बारे में जो भी बताते हैं मैं उसे याद रखती हूँ, ताकि जब मैं उनसे मिलूं तो उन्हें शिकायत का मौका ना दे सकूं। और आप देखना, एक दिन वो हमें जरूर माफ करेंगी। हाँ माया, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस न्यू ईयर तक माँ हमें माफ कर दे। पता नहीं माँ कैसी होगी। जहां माया दीपक हर पल सुमित्रा को याद करते हैं, तो वहीं सुमित्रा, जो कि अब ज्यादातर बीमार रहती है, वो भी दीपक को याद करती है। और ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, और कितना टाइम लगेगा खाने में? दोपहर हो गई है, दवाई भी खानी है मुझे। क्या बताऊं माँ जी, ये नौकरानी बहुत कामचोर हो गई है। कहती है कि बहुत ठंड है इसलिए आने में लेट हो गई। ये लो आप चिकन खा लो, आज चिकन बना है। फिर से चिकन? अब माँ जी ज्यादा नाटक मत करो, आपको भी पसंद है नॉनवेज, और ये मैंने गोलू के लिए बनवाया है। मेरे बेटे को नॉनवेज बहुत पसंद है। और हाँ, मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, आने में लेट हो जाएगा। ठीक है बहू, पर आते हुए मेरी दवाई ले आना। माँ जी, मैं नए साल की शॉपिंग करने जा रही हूँ, मुझे समय नहीं मिलेगा कि आपकी दवाई ला सकूं। इतना बोलकर पूजा अपनी बीमार सास को अकेली छोड़कर शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। पूजा का ये रवैया देखकर सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है और उसे अपने बड़े बेटे की याद आती है और वो आधा अधूरा खाना खाकर उठ जाती है और सूरज को फोन करती है। सूरज बेटा, 2 दिन हो गए मेरी दवाई खत्म हुए, शाम को आते हुए दवाई ले आना। माँ, मैं रात को 11-12 बजे तक घर आऊंगा। दवाई लाना पॉसिबल नहीं है, आप लड्डू से मंगवा लेना। कितना बदल गया है बेटा तू। अगर आज मेरा दीपक मेरे साथ होता तो वो बिना बोले मेरी दवाई लाकर रख देता। सुमित्रा अपनी पसंद की बहू तो ले आती है, पर उसे कभी अपनी पसंद की बहू से सुख नहीं मिलता। समय यूं ही गुजरता है और पूजा की लापरवाही की वजह से सुमित्रा को दीपक की याद सताती है। और ऐसे ही एक दिन, अरे पूजा, तुम यहाँ? अच्छा हुआ जो तुम मुझे दिख गई। वैसे माँ जी की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है? देखो, दीपक जी ने मुझे बताया है कि ठंड में अक्सर उनकी तबीयत खराब रहती है, तो तुम माँ जी का थोड़ा ख्याल रखना। जेठानी जी, माँ जी तो कभी आपको याद नहीं करती, फिर आप क्यों झूठी फिक्र दिखाती रहती हैं? और मैं हूँ माँ जी का ख्याल रखने के लिए। हाँ पूजा, मैं जानती हूँ, पर फिर भी माँ जी का थोड़ा ख्याल रखना और उनके लिए काढ़ा बना देना। दीपक जी बता रहे थे काढ़ा पीने से उनका गला ठीक रहता है। और नया साल भी आ रहा है, तो तुमने क्या सोचा है? याद है ना, न्यू ईयर पर ही माँ जी का बर्थडे भी होता है। अगर आपको इतनी ही फिक्र है तो खुद क्यों नहीं घर आकर अपनी सास की सेवा कर लेती हो? यहाँ खड़े होकर मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मुझे अपने बेटे के लिए न्यू ईयर की शॉपिंग करनी है। पूजा मुंह बनाकर वहां से अपने बेटे का हाथ पकड़कर चली जाती है और माया आंखों में आंसू लिए घर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा को दीपक की बहुत याद आती है। तो वहीं गोलू भी अपनी दादी के बारे में अपने पिता से बात कर रहा होता है। पापा पापा, आप तो कह रहे थे न्यू ईयर पर दादी का बर्थडे है, तो क्या हम इस बार भी दूर से ही दादी का बर्थडे सेलिब्रेट होते देखेंगे न्यू ईयर पर? पर मैं दादी को गिफ्ट देना चाहता हूँ ताकि वो मुझे भी लड्डू की तरह प्यार करें। हाँ बेटा, मैं और तेरे पापा कोई तरीका निकाल लेंगे और इस बार हम तुम्हें तुम्हारी दादी से मिलवाएंगे। दीपक अपने परिवार के साथ बैठकर बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास 8 साल बाद उसकी माँ का फोन आता है। माया, ये देखो, माँ का फोन आया है 8 सालों बाद। फोन स्पीकर पर रखकर बात कीजिए, मुझे भी उनकी आवाज सुननी है। कैसा है मेरा बच्चा? मेरी बहू और मेरा पोता ठीक तो है? बड़ी याद आती है तुम लोगों की। तो अपनी माँ को भूल तो नहीं गया? माँ, ऐसा एक दिन नहीं जाता कि हम आपको याद न करें।
क्या आपने मुझे माफ कर दिया माँ? कुछ ऐसा ही समझो बेटा, अब तेरी माँ बहुत बीमार रहती है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार का न्यू ईयर और अपना जन्मदिन अपने दोनों बच्चों के साथ बनाऊं। तू अपनी बीवी और बेटे को लेकर घर आ जा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुमित्रा के कहने पर दीपक और माया गोलू के साथ सुमित्रा के घर जाते हैं, जहाँ पूजा अपनी जेठानी को देखकर मुंह बना लेती है। और तभी सुमित्रा अपने दोनों बच्चों से कहती है, बेटा मुझे अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा इस साल का जन्मदिन बहुत शानदार और यादगार रहे, और मैं देखना चाहती हूँ कि कौन मेरी कितनी परवाह करता है। इसलिए बहुओं, मैं तुम देवरानी जेठानी को ये पैसे दे रही हूँ ताकि तुम न्यू ईयर पर मेरे जन्मदिन की तैयारी कर सको। माँ जी, आपको खुश करने के लिए या आपके जन्मदिन और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही खुश रख सकती हूँ। नहीं बहू, मैंने आज तक तुझे कुछ नहीं दिया, और जब मैं परीक्षा ले रही हूँ तो मैं अपनी दोनों बहुओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहती। सुमित्रा के बोलने पर माया और पूजा वो पैसे रख लेती हैं। अब नए साल वाले दिन सुमित्रा अपनी सहेली के घर चली जाती है और दोनों देवरानी जेठानी अपने घर में पार्टी की तैयारी करती हैं। अब एक तरफ उन पैसों से पूजा न्यू ईयर की शॉपिंग करती है और सारे पैसे खुद पर खर्च कर देती है, और न्यू ईयर वाले दिन घर में सभी के लिए नॉनवेज बनाती है। तो वहीं माया उन पैसों से मटर पनीर की सब्जी, सास की फेवरेट मक्के की रोटी और सरसों का साग, मिक्स वेज की सब्जी, मसालेदार भिंडी, गोभी के पराठे जैसी 10 वेज डिशेस बनाती है। साथ ही साथ अपने हाथों से केक भी बनाती है, जिसे देख गोलू अपनी माँ से कहता है, माँ तुम हमेशा वेजिटेरियन खाना ही बनाती हो, आज तो न्यू ईयर है, आज के दिन भला ये घास फूस कौन खाता है? आज तो कुछ नॉनवेज बना लेती चाची की तरह। देखो उन्होंने कढ़ाई चिकन और चिकन लॉलीपॉप बनाया है। आप तो ये घास फूस बनाकर मुझे बोर कर रही हो। देखना दादी भी आपसे खुश नहीं होंगी और वो फिर से हमें खुद से दूर कर देंगी। ऐसा बोरिंग खाना भला कौन खाता है न्यू ईयर पर? बेटा तुम देखना, तुम्हारी दादी हमसे ही खुश होंगी, क्योंकि तुम्हारी दादी को नॉनवेज से ज्यादा वेजिटेरियन खाना पसंद है, और मैंने ये सारी सब्जियों की डिशेस तुम्हारी दादी की पसंद नापसंद का ख्याल रखकर बनाई है। जहाँ एक तरफ माया अपने हाथों से सारी तैयारी कर रही होती, तो वहीं पूजा मेड को बुलाकर न्यू ईयर की तैयारी कर रही होती है। आज तो मैं माँ जी को खुश कर दूंगी। आखिर मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए कैसे जेठानी जी माँ जी का दिल जीतती हैं। बड़ा प्यार दिखाती है ना जेठानी जी। अब मैं देखती हूँ उन्हें कि मैं क्या चीज हूँ। इतना बोलकर पूजा बाहर से महंगे केक ऑर्डर कर देती है और लिस्ट बनाने के लिए बैठ जाती है। माँ ये तुम क्या कर रही हो? बड़ी माँ को देखो, उन्होंने सारी तैयारी कर भी ली और तुम हो कि अभी भी लिस्ट लेकर बैठी हो। अरे बेटा तू फिक्र मत कर, तेरी वो बड़ी माँ कुछ नहीं कर सकती। वो और उसका परिवार हर साल की तरह न्यू ईयर पर इस बार भी दूर खड़ा रहकर तमाशा ही देखता रहेगा। इतना बोलकर पूजा मार्केट जाती है और उस दिन अपने लिए महंगी साड़ी और अपने बच्चों के लिए महंगे कपड़े लेकर आती है और पूरा घर डेकोरेट करवाती है, और थोड़ा खाना मेड से बनवाती है और बाकी नॉनवेज खाना बाहर से मंगवाती है। तो वहीं माया अपने लिए और अपनी सास के लिए सस्ती साड़ी लेकर आती है और अपने हाथों से अपनी सास को साड़ी से सजाती है। शाम को पूरा परिवार पहले देवरानी के घर इकट्ठा होता है, जहां पूजा शो ऑफ करती है और महंगे महंगे केक और खाना लेकर आती है। लीजिए माँ जी, पूरी 10,000 की साड़ी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और ये केक 5,000 का है, और ये जो घर देख रही है ना आप, ये मैंने ही सजाया है न्यू ईयर पर। इन सब में पूरे 15,000 रुपए खर्च हुए मेरे। आपने जो पैसे दिए थे वो तो कम पड़ गए, पर मैंने फिर भी सारा अरेंजमेंट कर लिया, और आज मैंने खाने में आपके लिए कढ़ाई चिकन और चिकन लॉलीपॉप भी मंगवाया है। चलिए खाइए। अब पूरा परिवार बैठकर वो नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है, पर सास को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता, तो वो आधा पेट खाती है और अपनी बड़ी बहू के घर चली जाती है, जहां माया उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और सारा खाना लगाती है। माफ करना माँ जी, मैं आपके लिए इतना महंगा गिफ्ट तो नहीं ला पाई। मैंने आपका फेवरेट खाना बनाया है, मसालेदार भिंडी, गोभी पराठा, गोभी मंचूरियन, सरसों का साग, मक्के की रोटी, मलाई कोफ्ता, मिक्स वेज और मटर पनीर की सब्जी, और मैंने अपने हाथों से आपके लिए चॉकलेट वाला केक बनाया है। आपको पसंद है ना? और मेरी तरफ से ये न्यू ईयर और आपकी जन्मदिन का तोहफा। ये साड़ी ज्यादा महंगी नहीं है, पर इसके पाले पर जो कढ़ाई का काम हुआ है वो मैंने अपने हाथों से किया है। बहू, तूने मेरी छोटी छोटी जरूरत और पसंद नापसंद का ख्याल रखकर इस न्यू ईयर और मेरे जन्मदिन को प्लान किया, और मुझे मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बेहतरीन जन्मदिन का तोहफा दिया है। और छोटी बहू, तूने सिर्फ पैसे बर्बाद किए हैं। आज मुझे अपने फैसले पर शर्म आ रही है। मेरे बेटे की पसंद लाखों में एक निकली। उस दिन सुमित्रा माया से बहुत खुश होती है और उसे दिल से अपना लेती है, और ये सब कुछ देखकर पूजा का सर शर्म से झुक जाता है, और इस तरह सुमित्रा अपने बड़े बेटे, बहू और पोते को अपना लेती है।
कब शादी हो गई, कब मैं नानी बन गई, पता ही नहीं चला। मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। भगवान जी, आपने मेरी दोनों बेटियों को सही सलामत उनका बच्चा दे दिया। लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा मिलने की खुशी मेरी बड़ी बेटी श्रेया से है। उसका बच्चा भी उसकी तरह गोरा ही होगा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। दोनों के बच्चों को एक एक महीना होने वाला है और मैं हूं कि अस्पताल से देखने के बाद मिलने ही नहीं जा पाई, लेकिन सामान जोड़ लेती हूँ। ऐसे कहकर मनोरमा एक बिस्तर पर गोरी बेटी को देने वाला सामान रखती है, क्योंकि काली बेटी को तो देने के लिए वो भी नहीं था। ज्यादा अमीर तो नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी चांदी की पायल देकर सुनार से अपने गोरे से नाती के लिए चांदी के कड़े तो बनवा ही लिए हैं, और अपनी बेटी के लिए साड़ी और एक मिठाई का डिब्बा। और उस छोटी वाली काली बेटी के लिए मेरे पास सिर्फ ये 50 रुपए हैं, जिसे मैं उसके लिए फल ले जाऊंगी। उसके बच्चों के लिए तो मेरे पास चांदी का कड़ा भी नहीं है। फिर थैले में सामान रखकर मनोरमा अपनी अमीर बेटी के ससुराल चली जाती है। दरअसल मनोरमा अपनी गोरी बेटी की शादी अच्छे अमीर लड़के से कर देती है और गरीब काली बहू की शादी गरीब घर में कर देती है। कुछ ही देर बाद मनोरमा घर पहुंच जाती है तो सास लक्ष्मी स्वागत करती है। बड़ी जल्दी आना हुआ आपका। कैसी हैं आप समधन जी? बढ़िया हूँ मैं। पहले उन दोनों से जाकर मिल लेती हूँ, मुझे बहुत उत्सुकता है बच्चे को गोद में लेने की। हाँ हाँ, जाइए आप मिल लीजिए। मनोरमा जैसे ही अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो खुशी के मारे बच्चे को लेने लगती है। तभी उसकी बेटी अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। रुको माँ, ये क्या कर रही हो? बाहर से आते ही बच्चे को सीधा गोद में ले रही हो। अपने हाथ तो सैनिटाइज कर लो। देखो माँ, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है और है जिसका तो मुझे बहुत ख्याल रखना ही पड़ता है। मेक श्योर आप भी इस बात का ख्याल रखो। हाँ हाँ, वो क्या है ना, खुशी के मारे मैं भूल गई। मैं अभी हाथ साफ करती हूँ। हैंड सैनिटाइज करके तब जाकर मनोरमा बच्चे को गोद में लेकर खिलाने लगती है। अले ले ले ले, मेरा बच्चा नानी बच्चा कैसा है? मेरा लड्डू गोपाल, मेरा लचकुल्ला। श्रेया, तू इसकी मालिश वगैरह अच्छे से तो करवा रही है ना अपनी सास से? नहीं माँ, इसके हाथ पैर कितने नाजुक हैं, ये मालिश करवाने के लायक नहीं है अभी, और मुझे मालिश करवाना पसंद भी नहीं है। इसका बच्चा कितना चिपचिपा हो जाता है। अरे तू पागल हो गई है क्या? इससे बच्चों की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती हैं, और तूने बिल्कुल भी मालिश नहीं करी इसकी जब से। ऐसे तो ये बहुत कमजोर हो जाएगा। ऐसा कर, सरसों का तेल गरम करके उसमें अजवाइन और लहसुन चटका दे। मैं इसकी बढ़िया से मालिश कर देती हूँ। ओहो माँ, पागल हो गई हो क्या? कैसी बात करी हो? मेरे बच्चे के शरीर से बदबू आने लगेगी। ये कोई सब्जी है क्या जो इस पर मसाला तेल अजवाइन लपेटवा रही हो? देख, तेरे चिल्लाने से ये रो क्या? मैं तो तेरे बच्चे के भले की बात कर रही हूँ। चल इसको दूध पिला, इसका टाइम हो गया है। रुको, मैं अभी इसकी रसोई से बोतल लेकर आती हूँ। बोतल? तू इसको डब्बे वाला पिला रही है दूध, अपना क्यों नहीं पिला रही? माँ, आप कौन सी जमाने में जी रही हो? भला मैं अपना दूध पिलाकर अपना फिगर तो खराब नहीं कर सकती ना। और वैसे भी मैंने टैबलेट ले ली है और अब बच्चा ऊपर का ही दूध पिएगा। एक बार बच्चों की माँ के दूध की लत लग जाती है तो वो छोड़ते नहीं है। तुझे इतना तो पता है ना कि बच्चे को 6 महीने तक माँ के दूध की बहुत जरूरत होती है। ऐसे तो वो कमजोर रह जाएगा, उसे वो पोषक तत्व मिलेगा ही नहीं। मजबूर माँ ऐसा कदम उठाती है, तुझे कौन सी मजबूरी है? इनफ इज इनफ माँ, जब से आप आई हो मेरा दिमाग खा रखा है। चुपचाप शांत बैठ जाओ। ये सुनकर मनोरमा के अंदर ही अंदर बहुत उसे बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ये सोचकर कि जिस बेटी और बच्चे के लिए वो इतना सोचकर आई थी, उसी के लिए श्रेया उसे सुना रही है। फिर श्रेया बच्चे को डब्बे का दूध पिला देती है। इस बात के लिए अलक्ष्मी भी अपनी बहू को नहीं टोकती थी। मनोरमा एक हफ्ता अपने नाती के साथ गुजारती है, लेकिन हर बात में श्रेया बच्चे को लेकर आनाकानी करती थी। वो खुद अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं करती थी, न अपने बच्चों को अपनी माँ के पास ज्यादा देर रहने देती थी। एक दिन बच्चे के पुराने कपड़े मनोरमा श्रेया को देती है। अच्छा श्रेया, ये देना तो मैं भूल ही गई। ये डुग्गू को कपड़े पहना दे, तेरे बचपन के कपड़े हैं, उसके लिए बहुत अच्छा और मुलायम है। व्हाट्स रबिश माँ, ये कितने 20-25 साल पुराने कपड़े हैं। मैं अपने बच्चे को ये कपड़े पहनाऊंगी क्या पुरानी से? मैं उसके लिए नए लेकर आई हूँ और वो वही पहना दूंगी। बेटा, नए कपड़े पहनने से बच्चे को एलर्जी हो जाती है। कुछ नहीं होता। आपने तो ना हर चीज में मुझे टोक टोक कर दिमाग खराब कर दिया है।
अब मैं भी माँ बन गई हूँ, मुझे आपसे नहीं जानना कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं खुद फैसले ले सकती हूँ और अब आप ना यहाँ से प्लीज जाइए। श्रेया, मैं तो तेरे बच्चे के हित के लिए बोल रही थी, पर लगता है तू ये सोच रही है कि मैं इस बच्चे का बुरा चाहती हूँ। ठीक है, तू चाहती है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अपनी बेटी और उसके बच्चे से ज्यादा दिल लगा लिया था, पर वो रिश्ता मजबूत न हो सका। और हाँ, तेरे बच्चे के लिए कड़ा लेकर आई थी। मुझे नहीं चाहिए अपनी काली बेटी, और उसके बच्चे को दे दो ये सब सुनने के बाद मनोरमा का दिल टूट जाता है और वो वहां से अपनी गरीब काली बेटी के घर चल देती है, जहां उसके आते ही छाया खुशी से झूम उठती है और सबको कहती है, माँ अब आ गई। अजी सुनते हो, माँ आ गई। देखिए ना, मेरी माँ आ गई। काकी, सुनीता बहन, सुदेश काका, मेरी माँ आ गई और अब वो अपनी नातिन के साथ खेलेंगी। माँ देखो, तुम्हारी नातिन, लो इसे गोद में ले लो। पता है माँ, इसकी आंखें तो मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती हैं। एक बार नानी ने तुम्हारी बचपन की फोटो जो दिखाई थी, और अब देखो आप भी नानी बन गई हो। हाँ, तूने बिल्कुल सच कहा, अब मैं भी नानी बन गई हूँ। और तू माँ, अभी मैं बाहर से आई हूँ, इतनी जल्दी तूने मुझे इसे गोद में दे दिया, हाथ वगैरह तो धोने देती। क्यों माँ जी, आप क्या कोई मिट्टी वगैरह का काम करके आए हैं जो हाथ गंदे होंगे? अब अपनी नातिन को लेने के लिए भी सोचेंगे क्या आप? आइए ना माँ जी अंदर। हाँ। वैसे बच्चे की नानी आई है तो चांदी का गिलास, अच्छे अच्छे कपड़े और बहुत कुछ लाई होंगी। नहीं काका, मेरी माँ भले ही मेरे और मेरे बच्चे के लिए इतना कीमती सामान न लेकर आई हूँ, लेकिन उनसे भी ज्यादा कीमती अनमोल माँ का प्यार है, जो वो मुझे और मेरे बच्चे को अब देंगी। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कही है। सब छाया की माँ की काफी तारीफ करते हैं। अब मनोरमा घर के अंदर जाकर बैठती है कि छाया सबसे पहले अपनी माँ को अपने घर में जो भी होता है वो चाय पानी नाश्ता करवा देती है, जिसके बाद मनोरमा नातिन को गोद में लेकर खेलती है। अले ले ले मेरी छुनिया मुनिया, मेरी छोन चिड़ैया, नानी की छोटी सी नातिन। अरे अरे, ये तो मेरी गोद में बहुत हंस रही है। कुछ समय बाद इसके 2 दांत निकल आएंगे तो और प्यारी लगेगी। माँ, ये तो सच में आपकी गोद में बहुत खेल रही है, और पता है माँ, आपकी तरह दिखती है तो मैंने इसका नाम भी मनोरमा रख दिया है, लेकिन मैं और इसके पापा प्यार से इसे मुन्नू बुलाते हैं। अच्छा, और माँ मेरे पास पुराने कपड़े नहीं हैं इसके लिए, आपके पास हैं क्या? हाँ, मैं लेकर आई हूँ, ये ले, ये पहनेगी तो इसे बहुत अच्छा लगेगा। तेरे भी बचपन के कपड़े घर पर हैं, मैं बाद में और भिजवा दूंगी। और तूने इसकी मालिश की? नहीं माँ, मुझे इसकी अच्छे से मालिश करनी नहीं आती, आप ही कर दो ना। ठीक है। मेरी छाया को मैं कितना कम प्यार करती थी, सबसे ज्यादा तो मैंने श्रेया को किया, लेकिन श्रेया ने ही मेरा दिल दुखा दिया, जबकि छाया कितना मान सम्मान करती है। अपनी बेटी को भी यूं ही दे दिया और पुराने कपड़े भी पहनाएगी। ऐसे ही कुछ दिन मनोरमा अपनी छोटी काली बेटी के घर पर भी रुकती है और उसके बच्चे की बहुत अच्छे से मालिश करती है। मनोरमा का लगाव भी नातिन और छाया से बहुत ज्यादा हो जाता है। साथ ही माँ बेटी बैठकर बहुत हंसती मजाक करती हैं। 1 महीने बाद श्रेया अपने बच्चे को लेकर अपनी काली बहन के पास आती है। माँ, आप, मैं जानती थी आप छाया के पास होंगी। क्या हुआ, तुझे क्यों रो रही है? हाँ दीदी, क्या हो गया? बहन, डॉक्टर ने मेरे बच्चे को बहुत कमजोर बताया है, जिस वजह से उसके पैर में दिक्कत आ गई है। शायद वो जल्दी घुटने के बल नहीं चल पाए। डॉक्टर ने बोला है इसकी मालिश होना बहुत जरूरी है, और नए कपड़े से उसे रैशेस भी हो गए हैं। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, देखा, तुम दोनों का बच्चा एक साथ हुआ है, 1 हफ्ते का फर्क है। देख इसकी बेटी कितनी हष्ट पुष्ट है, इतना चहकती है और इतनी तंदुरुस्त भी है, क्योंकि ये मालिश करती है, अपना दूध भी पिलाती है। माँ, मुझे अपनी पिछली गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। आप जो भी बोलोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। चिंता मत करो दीदी, डुग्गू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तू अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे, तेरा बच्चा 15 दिन में ही बिल्कुल मुन्नू जैसा चहक उठेगा। इस तरह बच्चों की नानी अपने दोनों नाती नातिन का ख्याल रखती है, उनकी बहुत अच्छे से मालिश करती है, जिससे डुग्गू भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब नानी नातिन और माँ का रिश्ता और भी प्यारा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, बड़े बुजुर्ग जो बच्चों के लिए सोचते हैं वो बहुत फायदेमंद सोचते हैं।